श्रोताओं नमस्कार। आज इस परिचर्चा में विषय है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियां। हम जब अपने देश की बात करते हैं, प्राचीन काल में देश का भौगोलिक नक्शा काफी विस्तृत हुआ करता था। अलग अलग शासकों के समय उसके स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ और एक लंबा काल हमने गुलामी में व्यतीत किया। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, देश का वो स्वरूप नहीं रहा जिसकी हम कभी कल्पना किया करते थे या कभी हम अपने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा करते थे। तमाम देशी रियासतें बनी, भारत के अलग अलग टुकड़े किए गए। एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे राष्ट्र नेताओं के समक्ष कि कैसे हम राष्ट्र को एक करें और इसको अखंड रूप से हम मजबूत बनाएं। ऐसे में हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम देशी रियासतों को एक किया और जो राजे रजवाड़े नहीं माने उनको टेढ़ी आंख करके भारत में शामिल करने के लिए मजबूर किया। आज जब आज़ादी के लगभग 75 साल हो रहे हैं, ऐसे में फिर वो बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आ सकते हैं जिनसे हमारी एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियां मिल सकती हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री प्रवीण कुमार मिश्र, जो DIVS 2 यानी बालिका शिक्षा हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद भारद्वाज जी, जिन्होंने लंबे समय तक विभिन्न पहलुओं पर अपनी लेखनी चलाई है, और तीसरे हमारे साथी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी। आप सभी का स्वागत है विद्वानों का। आज के समय जब भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर है, ऐसे में वो कौन कौन से बिंदु हैं जो हमारे समक्ष आते हैं जिनसे हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समक्ष चुनौतियों की बात करते हैं। प्रवीण जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीय एकता के समक्ष कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं? हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत को एक नेशन स्टेट की संकल्पना उसमें थी कि एक इस तरह से राज्य बने, हमारा देश ऐसा बने जिसमें कि राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना, और इस संकल्पना को साकार करने के लिए बहुत सारी चुनौतियां शुरू में भी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी थी और अभी भी हैं। उनका स्वरूप चेंज होता जा रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। जैसे संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सारी चुनौतियां हैं जो कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करती हैं, और हमें इन सब का मुकाबला करना चाहिए। हालांकि सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं इसमें। जैसे क्षेत्रवाद की बात करें जी, तो क्षेत्रवाद की समस्या बहुत ही विकट समस्या है। इसमें एक क्षेत्र के प्रति सरकारी मशीनरी विशेष ध्यान देती है अगर किसी क्षेत्र विशेष के प्रति, और दूसरे को इग्नोर करती है, तो वहाँ के लोगों में एक इस तरह की भावना आती है कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, हमारे साथ में मतलब सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है। तो एक अंदर से द्वेष भावना आ जाती है अपने सदस्यों के, अपने नागरिकों के प्रति, अपने दूसरे क्षेत्र के नागरिकों के प्रति। तो ये भावना, इसको दूर करने का काम सरकार का ही है कि सरकार इस तरह से प्रयास करे कि किसी क्षेत्रीय विषमता ना हो, समान विकास हो। तो इसमें इस संबंध में सरकार को विशेष ध्यान रखना है कि आपस में असंतोष ना, क्षेत्रीय असंतुलन ना हो। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया प्रवीण जी, की क्षेत्रीय असंतुलन ना होने पाए। विनोद भारद्वाज जी, ये एक जैसे हम लोग पूर्वोत्तर की बात करते हैं या कुछ इलाकों में, देश के भीतरी इलाकों में जो नक्सलवाद की समस्या पैदा हो रही है, इसी जुड़ा एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा का। जो आज़ादी के बाद हमारे देश में शिक्षा का जो स्वरूप गढ़ा गया, लेकिन उससे ही पहले जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसने एक बहुत बड़ा नुकसान किया। जो हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी, आश्रम पद्धति की शिक्षा थी, जहाँ से बच्चा संस्कार लेके वापस लौटता, तो वो चीज खत्म हो गई। आज शिक्षा सिर्फ शिक्षित करने के लिए नहीं, का मूल उद्देश्य हो गया नौकरी। तो ये जो उसका उद्देश्य बदला, तो इसने बहुत काफी हद तक प्रभावित किया। तो हम जो सीख रहे हैं, बचपन से जो सीख रहे हैं हमारे बच्चे, उसके बाद एक चीज आती है कि बच्चा जब पढ़ता है तो किस तरह का साहित्य, क्या चीज पढ़ रहा है वो।
तो एक वो बहुत बड़ी चुनौती है कि आज जो साहित्य है हमारे पास, जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ पढ़ा जा रहा है, उसमें कहीं कोई नैतिकता जैसी कहीं कोई चीज नहीं रही। यानी बच्चों को प्राइमरी लेवल से ही वो शिक्षा मिले जो राष्ट्र के प्रति भक्ति पैदा करे जी और हम सब एक रहें, ये भावना हमेशा बलवती रहे। जी। डॉक्टर केशव शर्मा जी, आप स्वयं शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप विश्वविद्यालय शिक्षा में आपका एक बड़ा स्थान है। आप क्या सोचते हैं कि हमारी एकता और अखंडता के लिए कौन कौन से वो पहलू हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है? जैसा कि अभी श्री विनोद जी ने बताया कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जी। शिक्षा अगर हम प्रारंभ से, जैसा हमारे यहाँ पद्धति रही है, भाई साहब ने भी चर्चा की, और हमारे यहाँ गुरुकुलीय पद्धति रही है, तो शिक्षा अगर हम अपनी परंपरा से दें जी तो निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को, अपने समाज को एक श्रेष्ठ रूप में स्थापित कर सकते हैं। हुआ ये कि हमने जो शिक्षा पद्धति अपनाई वो शिक्षा पद्धति लॉर्ड मैकाले की पद्धति थी। उनका उद्देश्य भारत का उत्थान करना नहीं था, उनका उद्देश्य था भारत में बाबू पैदा करना जी। तो उनका जो उद्देश्य था उसमें वो सफल हुए। ये पढ़े लिखे काले अंग्रेज तैयार करना, और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज आप देखेंगे कि हर शहर में बड़े बड़े मिशनरी स्कूल खुले हुए हैं। उनका उद्देश्य है बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना, और अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा न देना, अंग्रेजीकरण करना उनका जी। होना ये चाहिए कि भारतीय माध्यम से शिक्षा दें, हिंदी के माध्यम से शिक्षा दें, जिनका माध्यम हिंदी हो, अंग्रेजी भले ही पढ़ें, दुनिया की दूसरी भाषाएं पढ़ें, लेकिन बच्चों का जो मानस तैयार हो वो भारतीयता की ओर होना चाहिए। यानी देश प्रथम भारतीयता की भावना हो, राष्ट्रीयता की जो प्रखर भावना है जी हाँ, वो उनके अंदर जरूर पैदा होनी चाहिए जी। और वो तभी हो सकती है जब उन्हें उनकी राष्ट्रीयता बचपन से सिखाई जाएगी जी। प्रारंभ से हम बच्चे को अगर ये शिक्षा देंगे, राष्ट्रीयता की शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे चल के राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होगा और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है जी। एक चीज़ और बड़ा प्रमुख मुद्दा होता है कि जैसे जो अभी आपने प्रवीण जी इशारा किया कि विकास में असंतुलन, जिससे क्षेत्रवाद की भावना भी बलवती होती है, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, या जो कुछ पिछले दिनों कुछ दशक पहले पंजाब में या असम में अलगाववाद की एक बड़ी स्तर पर ये भावना पैदा हो रही थी, अब वो लगभग समाप्त प्राय खत्म हो चुकी। कभी कभार कोई नारा सुनाई पड़ जाता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो कारक पुनः ना पैदा होने पाएँ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आपने उत्तराखंड में काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है, वहाँ क्या अनुभव रहा आपका? मैं उत्तराखंड में भी 10 वर्ष तक रहा। इसके अलावा सोनभद्र जो कि कई राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का जिला, तो इसमें नक्सलाइट था, लेकिन और नक्सलाइट धीरे धीरे सरकारी प्रयासों की वजह से ख़त्म हो गया और लोगों में जो फीलिंग थी तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं नक्सलाइट जी। इसी तरह से उत्तराखंड में भी मैंने देखा है कि यहाँ से जो प्लेन से जाते हैं लोग, मैदानी क्षेत्रों से जाते हैं, उनके प्रति अलग सी फीलिंग है, एक नेगेटिविटी है कि ये लोग आ गए हैं, हमारा हक मार रहे हैं, हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, अगर ये लोग ना आते तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलता, क्योंकि वहाँ उद्योग तो है नहीं उत्तराखंड में जी। और मैंने देखा है कि उत्तराखंड बनने के बाद करीब 20 साल हो चुके हैं, विकास बहुत तेजी से हुआ है। छोटे राज्यों का विकास बहुत तेजी से होता है, उत्तराखंड का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश से बहुत आगे निकल गया है। हिमाचल भी इससे पहले हिमाचल तो पहले से ही बना हुआ है, हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जब मैं उत्तराखंड 20 साल पहले वहाँ था तो मैं देखता था कि देख के ही पता चल जाता था कि कौन सा हिमाचल का क्षेत्र है और कौन सा उत्तराखंड का। जो विकसित क्षेत्र था वो हिमाचल का था और जो अविकसित था, जो मतलब जिसमें कि बहुत ही कम काम हुआ है, मूलभूत सुविधाएं भी ना हो, रोड वगैरह का मूलभूत सुविधाएं जिसमें कम थी, वो उत्तराखंड का था। लेकिन आज के समय में बहुत ही अच्छा काम हुआ है सरकारी प्रयासों से, और मैं निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि
छोटे राज्यों का अगर सरकार अगर प्रयास उचित ध्यान दे तो निस्संदेह रूप से बहुत अच्छा विकास हो सकता है। और इस उत्तराखंड इसका पूरा जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा सोनभद्र भी हमने देखा है, उसमें इसको मिर्जापुर जनपद से अलग करके तो इसमें जो नक्सलाइट था इसको समाप्त किया गया। इसमें सरकार बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। सरकारी प्रयास बहुत अच्छे रहे हैं इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, और उनको जो वहाँ के लोग थे जो नक्सलाइट में इन्वॉल्व थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। जी, यानी अगर विकास कार्य किए जाएं तो अखंडता की भावना और मजबूत हो सकती है, और जब उन्हें लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तभी वो भारत के विरुद्ध खड़े होने का प्रयास करते हैं। और उनके मन में ये भावना होती है कि भाई हम एक दिल्ली का नागरिक और एक सुदूर प्रांत का जहाँ विकास कार्य नहीं है वहाँ का नागरिक, संविधान में दोनों बराबर हैं, लेकिन वास्तविकता में बहुत फर्क है। विनोद भारद्वाज जी, आप क्या सोचते हैं कि और हम कैसे किन और बिंदुओं पर हम लोग बात करें जिससे कि इस एकता अखंडता के बारे में हम एक वैचारिक धरातल पर और मजबूती प्रदान कर सकें? देखिए, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है युवा वर्ग के आगे जी, और उससे जो देश की एकता अखंडता की बात है वो सीधे प्रभावित होती है। बिल्कुल। एक तो जब पढ़ने लिखने के बाद में जब बेरोजगारी की स्थिति लंबे समय तक रहती है, जरूरतें पूरी न होना, मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही हैं, उधर घर परिवार की ओर से क्योंकि नौकरी नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। वहाँ युवा के दिग्भ्रमित होने का बहुत जी मौका रहता है। बड़ी ऐसी उम्र का पड़ाव है जहाँ पर भटकाव हो सकता है। जहाँ भटकाव हो सकता है, तो इस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम इस समस्या से कैसे निपटें। इतनी नौकरियां तो नहीं हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था किसी न किसी तरीके से उन्हें वो रास्ता दिखाया जाए कि उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। और जो ये एक कलंक लगा रहता है कि शिक्षित बेरोजगार वाली चीज़, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका दूर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारा सामाजिक परिवेश है और जो राष्ट्रीय परिवेश है, वहाँ सोच समझ में काफ़ी जो गिरावट आ रही है, जो परिवार से शुरू होकर समाज और देश तक पहुँचती है, उस गिरावट को बिल्कुल काबू में करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि इस समय मौजूदा समय में देखा ये जा रहा है कि देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू है और वो खाली हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो आतंकवाद है, अलगाववाद है। तो अलगाववाद अभी बताया ही कि जो समानता नहीं है, क्षेत्रीय असंतुलन की बात है, क्षेत्रीय असंतुलन है, तो उस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि वहाँ ठीक से विकास हो। वहाँ जो अशिक्षा है, उस अशिक्षा को खत्म करने की जरूरत है। लोगों में जो अविश्वास की भावना वहाँ पैदा हुई है सरकार के और प्रशासन के प्रति, वो अविश्वास दूर किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी के अभाव में ये देखने में आता है कि दिन में जो हमें सामान्य नागरिक नजर आते हैं उन क्षेत्रों में, वही रात में बंदूक लेके निकल पड़ते हैं जी, और वही खून खराबा और इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थितियां पैदा होती हैं। तो इन चीज़ों को काबू करने के लिए एक तो शिक्षा समान रूप से उन्हें मिले, वहाँ रोजगार के अवसर उन्हें मुहैया कराए जाएं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों और विकास का पहिया वहाँ भी घूमना चाहिए। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। जैसे उग्रवाद की आपने बात की, जो पूरी दुनिया के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। अभी पिछले दिनों एक आतंकवादी पकड़ा गया था जो पाकिस्तान से आया था। उसने अपने कबूलनामे में कहा कि हमें ये बताया गया कि वहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है एक धर्म विशेष के लोगों पर, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और वो बहुत गरीबी में था, उसे कुछ लालच देकर, कुछ हज़ार रुपयों का लालच देकर भारत के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भेज दिया गया। तो अगर वो गरीबी में ना होता, अशिक्षित ना होता, तो शायद 10 बार सोचता ऐसा करने के पहले। और वो कह रहा था कि मुझे अपनी माँ के पास भिजवा दो। तो जो गरीबी है एक बहुत बड़ी एक कारक बनती है कि हम किसी को भी लालच देकर दिग्भ्रमित कर सकते हैं। डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, आप बताएं कि इस गरीबी या गुर्बत, इसके अलावा और किन बिंदुओं पर आप ध्यान देना चाहेंगे जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समक्ष आज चुनौती पेश कर रहे हैं? गरीबी तो निश्चित रूप से हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, एक कलंक है। और मैं समझता हूँ कि दूसरा जो बिंदु है, शिक्षा का विकास बहुत ज़्यादा होना चाहिए जी, और शिक्षा का भी समान रूप से होना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए सभी में। और दूसरा, फिर तीसरी बात ये आती है
कि हमारा जो विकास कार्य जो होते हैं, देश में विकास कार्य होते हैं, वो विकास कार्य होने चाहिए। अधिक से अधिक सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विकास कार्य हों और बहुत सारे नए तरीके के उद्योग लगें, ताकि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो उन बेरोजगार युवाओं को उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनको रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपना काम करेगा, उसके परिवार का पालन पोषण होगा, तो इससे देश का भी विकास होगा। तरह तरह के बड़े छोटे रोजगार मिलेंगे लोगों को, बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान लगेंगे, घरेलू रोजगार मिलेंगे। सरकार उस तरीके के प्रयास कर रही है जी, लेकिन अभी वो प्रयास उतने नहीं हैं, उतने काफ़ी नहीं है जो अभी जिनसे कहा जाए कि अभी समाज का पूर्ति हो गई। जी, तो इसके वजह से ही बहुत सारे लोग हैं कि जो पढ़ते हैं, किसी अपराध के प्रति उनका आकर्षण होता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी आवश्यक है, समाज के उत्थान की दृष्टि से भी आवश्यक है और राष्ट्र के उत्थान की दृष्टि से भी आवश्यक है। बहुत सारे जो उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार का भी लाभ होगा निश्चित रूप से, और समाज के नए जो युवा हैं उनका भी लाभ होगा और वो दिग्भ्रमित होने से बचेंगे। जी, एक मेरा निजी अनुभव है, आप लोगों के भी अनुभव होंगे। मैंने कुछ सीमावर्ती राज्यों का जब मैंने वहाँ भ्रमण किया और वहाँ के लोगों से बात की, चाहे वो कश्मीर की बात हो या पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो, और जो वहाँ का आम आदमी है वो शांति चाहता है। जो भी उसका काम है वो चाहता है हम अपने काम में लगें और घर परिवार के साथ जो रूखी सूखी खाएं और आराम से रहें। वो राष्ट्र के विरुद्ध सोचता नहीं है। लेकिन जो प्रायोजित आतंकवाद बन जाता है, दूसरे लोग उसको मोटिवेट करते हैं लालच देकर। जब मैंने वहाँ कश्मीर में कुछ लोगों से बात की, बोले हम कभी नहीं चाहेंगे यहाँ पर अशांति हो, क्योंकि आप लोग जब बाहर से आते हैं उसी से हमारा साल भर का खर्चा चलता है। अब आप जब यहाँ शांति रहेगी तो आप ज़्यादा लोग आएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। तब ये वो कौन से कारक बनते हैं जो इन्हें यहाँ के नागरिकों को या विदेशी आतंकवादी यहाँ भेजकर ये समस्याएं खड़ी करते हैं? प्रवीण कुमार मिश्रा जी, आप इस पर क्या सोचते हैं कि वो, जैसे कभी कभी यहाँ अखबार में समाचार आता है कि सेना का कोई जवान या कोई हवलदार या कोई अधिकारी जासूसी करते पकड़ा जाता है, तो वो एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है कौन से कारक हो सकते हैं वो? मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो होती हैं बातें आती हैं, तो उसमें एक तो जो विदेशों से जो प्रायोजित होता है आतंकवाद जी, तो उनका भी रोल रहता है। विदेशी जो दूसरी ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनका ब्रेन वॉश करती हैं वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों का। तो ये एक प्रमुख कारण है। एक इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, गरीबी भी एक मुख्य कारण है, उससे लालच में आ जाते हैं। लेकिन और भी फैक्टर हैं कि जो इसको प्रभावित करते हैं कि लोभ लालच जरूरी नहीं है कि गरीब व्यक्ति ही लालच में आए, अमीर व्यक्ति ना आए। अमीर भी आता है, उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो उसकी मानसिकता कैसी है तो वो भी उसमें लालच में आ सकता है। तो एक तो पहला तो कारण यही हो गया कि जो विदेशी जो प्रायोजित जो आतंकवाद होता है, तो वो इस तरह से जो विदेशों से इस तरह की जो ट्रेनिंग कैंप वगैरह चलाए जाते हैं, उनमें मानसिकता इस तरह की कर दी जाती है ताकि उनको अपना देश दुश्मन लगता है, दूसरा देश अच्छा लगने लगता है। दूसरा कारण लालच का है कि आर्थिक लालच में आ जाते हैं। गरीब लोग आते जल्दी आ जाते हैं, अमीर लोग भी उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, वो भी लालच में आ जाते हैं। तीसरा एक कारण राजनीति भी है कि कुछ हमारे जो राजनेता हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए तो इस तरह से कुछ करते हैं लोगों में, वोट की राजनीति। हाँ, वोट की राजनीति की वजह से एक दूसरे में इस तरह की गलत भावनाएं उनको ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। तो ये 2-3 कारण हैं, इनकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की फीलिंग युवाओं में आती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया जो राजनीति का। अभी पिछले दिनों जब भारतीय सेनाओं ने जो सीमावर्ती राज्य थे वहाँ पर आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त किया, उन पर अटैक किया, एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य था देश के लिए। लेकिन राजनीतिक कारणों से उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हमें अगर विरोध करना है तो हम किसी भी हद तक विरोध करेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं मिलता था। कम से कम कुछ मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल एक रहा करते थे, चाहे भारत की विदेश नीति की बात हो, चाहे रक्षा तंत्र की बात हो। इस पर भारद्वाज जी आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, एक तो
जो हम महसूस करते हैं आज के समय में, जी राजनीति में अनैतिकता बहुत आ गई है। पहले विपक्ष होता था, लेकिन जहाँ राष्ट्र का कोई मुद्दा आता था सब एक होते वहाँ थे। पे सारे लोग एक हो जाते। आज वो बात नहीं है। आपने बहुत ऐसा मर्म का मुद्दा उठाया है अभी कि जब विदेशी ताकतों को जवाब दिया गया, जब यहाँ से अटैक हुआ उन पर, तो इसके बारे में जब हमारे विरोधी दलों के नेताओं ने जो सवाल खड़े किए, हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जो सवाल खड़े किए, एक तबका बिल्कुल सरकार के खिलाफ ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई दूसरे देश के लोग हमला करते हैं, वो हमला करने वाली स्थिति थी। तो ये जो अनैतिकता आई है राजनीति में, और ये वोट की राजनीति है कि एक यहाँ जो मूल कारण है वो सांप्रदायिकता, जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है। कुछ पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि हमें इस संप्रदाय के लोगों को अपने बस में रखना है, हमें इस जाति के लोगों को। तो जो जाति का बढ़ता हुआ बोलबाला, जो सांप्रदायिकता की जो ये चीज है, बिल्कुल उसने बहुत ज्यादा इन चीजों को खराब किया, बहुत प्रभावित किया है। तो ये तो है ही, लेकिन आज के समय में हर आदमी के पास जो एक ऐसा यंत्र है जिसे हम मोबाइल कहते हैं, जी बच्चे से लेके सब बड़ों तक सारे लोगों के पास ये सबकी पहुंच में है। तो जो सोशल मीडिया आज जितना ताकतवर हुआ, जितना सक्रिय हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इससे लाभ तो ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि इस पर जो चीजें आ रही हैं, जिन चीजों का प्रसार हो रहा है, इस पर चेक लगना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अभी आतंकवाद की जो बात हो रही थी, तो ये देखने में आया है कि वहां लोगों को ऐसे वीडियोस दिखाए जाते हैं जिनका कहीं कोई वजूद ही नहीं है। कहीं और का वीडियो कहीं और का बता के दिखाया जाता है। वीडियोस को दिखा के उन लोगों को तैयार किया जाता है मानसिक रूप से कि हमारे जाति के, हमारे धर्म के लोगों पर भारत में इतना अत्याचार हो रहा है। तो इन चीजों को कैसे कंट्रोल किया, कैसे इससे जो मासूम युवा वो भड़क जाता है, वो भड़क जाता है, और वही लोग जाके हथियार हाथ में उठाते हैं, और एक मानसिकता उनके मन में बन जाती है कि हमें भले ही हमारी जान चली जाए, जिन्हें जिहादी कहते हैं जी। वो जिहादी मानसिकता के लोग इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो हमें इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक तरह से जो चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, कई बार हमें यह लगता है कि ये बौद्धिक आतंकवाद की हद तक जा रही है। तो उस बौद्धिक आतंकवाद पे हमें कैसे रोक लगाएं, इस पर लगाम कैसे लगे, उसके लिए बहुत प्रयास करने होंगे, और सरकारी स्तर पर ही वो हो सकता है। तो इस पर नियंत्रण, इस पर तो रोक बहुत जरूरी है। एक आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, बौद्धिक आतंकवाद। ये कुछ मेरा भी अनुभव रहा है कि जब नक्सली समस्या पर मैं कुछ काम कर रहा था सोनभद्र में, तो नक्सलियों के पीछे बड़े बड़े दिमाग लगे हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो बड़े दिमाग लगे हुए किन कारणों से लगे हुए हैं, उन कारणों को एड्रेस किया जाए हमारी नीतियों में, हमारे उनके क्रियान्वयन में। और दूसरी चीज ये कि हमें दोनों तरह से निपटना है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या दक्षिण में, जब कभी कुछ समय पहले अलगाववाद की बात, अलगाववाद के स्वर जब सुनाई पड़ते थे, कि उन कारकों को दूर करने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन तंत्र या सेना वो भी अपने कदम बढ़ाए, और साथ में साथ जैसे कुम्हार की बाहर चोट पड़ती है अंदर से हाथ रहता है, उनके जो जेन्युइन कारण हैं, सही कारण हैं, उनको भी दूर किया जाए। चाहे विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, भेदभाव की बात हो, उन सारे कारकों को शामिल किया जाए। एक चीज़ और देखिए डॉक्टर केशव जी, मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में अभी धारा 370 हटाई गई, वहाँ पर विकास कार्यों के लिए बात की गई। वहाँ का एक बहुत बड़ा तबका आबादी का उन विकास कार्यों में सहभागिता अपना नहीं कर पाता था, उनको बराबरी का मौका दिया गया। इसके बावजूद वहाँ के कुछ राजनीतिक दल इन चीज़ों को पचा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने का प्रयास करते हैं अपने चाहे भाषणों में, अपने बातचीत में, इसीलिए कभी नेट बंद भी किया जाता है। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? निहित स्वार्थ है उन राजनीतिक दलों का जी, वो केवल अपने निहित स्वार्थों के तहत ऐसा करते हैं ताकि उनकी सत्ता वहाँ बरकरार रहे, और विशेष रूप से एक खास वर्ग का वहाँ आधिपत्य बना रहे। इसलिए वो इस प्रकार के प्रयास सदैव करते हैं और सरकार की ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं। और इसके पीछे एक और बात जो मुझे लगता है कि विदेशी ताकतें भी उनके पीछे काम कर रही होती हैं, और वे ऐसी विदेशी ताकतें हैं कि जो उनको धन बल और हथियारों तक की सप्लाई करते हैं। ये लगातार हो रहा है। जी हाँ, तो इसके वजह से, और वे चाहते हैं कि किसी प्रकार से कश्मीर जैसा एक जो हमारा अंग है भारत का, वो भारत से अलग हो जाए। तो इस सब के लिए अब उसमें वो उनका प्रभाव रहे, और जो हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित और बहुत सारे भारतीय जो वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया और वो अपना आधिपत्य बना के रखना चाहते हैं।
तो इसके लिए सरकार को बहुत ही सशक्त कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार उठा भी रही है, निश्चित रूप से उठा रही है, लेकिन अभी और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है सरकार को कि ताकि इस सब समस्याओं को बिल्कुल नेस्तनाबूद किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो विदेशी फंडिंग होती है या विदेशों से हथियारों का यहाँ पर जखीरा भेजा जाता है। कभी आजकल ड्रोन से भी कई बार पंजाब सीमा पर हथियार पकड़े जाते हैं, जम्मू कश्मीर आतंकवादी पकड़े जाते हैं। इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों से, जबकि सबको पता है कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा है, बावजूद तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार ये बात उठाई जाती है, और जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने स्पष्ट कहा है और इसका विरोध भी किया है कि ये केवल हमारा हिस्सा, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते और उनका जो उद्देश्य है कि भारत में अस्थिरता पैदा की जाए, इन कारणों पर भी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे प्रवीण जी? भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पहले जो ध्रुवीकरण था वो अलग था, पश्चिमी देशों का, पूर्वी देशों का, लेकिन वो सोवियत यूनियन खत्म हो गया। अब वो जो बाइपोलर सिस्टम था उससे हम यूनिपोलर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो वो बात नहीं है, लेकिन अब वो जैसे अब जो हमारे अमेरिका से रिलेशन थे वो अब रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। तो अभी तक पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा था, जो इस्लामिक कंट्रीज़ का इस्तेमाल हो रहा था भारत के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भारत पहले से ही सोवियत यूनियन के साथ में था और जो अमेरिका था पाकिस्तान पे हाथ रखा हुआ था। तो ये अब समीकरण बदले हैं, लेकिन फिर भी अभी ये काम अभी चल रहा है। वो थोड़ा सा फर्क तो पड़ गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा सा दूसरा मॉडल आने वाला है। ये अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है आगे आने वाले समय में, वो इस्लामिक कंट्रीज से मिलने वाला है। मुस्लिम कंट्रीज़ और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की राजनीति शुरू होगी, तो इसमें भी फ़र्क तो पड़ा है पहले से। थोड़ा सा ये जो चीन के साथ में पाकिस्तान का अलाइनमेंट है, ये थोड़ा सा इससे इसको बल मिल रहा है। जो इधर आपने इशारा किया, जो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, तो अब कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश दुनिया से अलग नहीं रह सकता। हमें सबके साथ रहना है। हमारे हित कहाँ ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि भारत चीन की सीमा पर कुछ ना कुछ विवाद लगातार होता जा रहा है, क्योंकि चीन की आंतरिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उधर ध्यान भटकाने के लिए वो ये विवाद जानबूझकर खड़ा करता रहता है। इसकी चर्चा सभी मंचों पर लगातार होती रही। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इसको कोई भी खोना नहीं चाहेगा। और भारत के चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बहुत बड़े पैमाने पर आयात निर्यात होता रहा। और अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत उन कुछ गिनी चुनी ताकतों में शामिल है जो दुनिया में सर्वोच्च हैं। ऐसी स्थितियों में हम सुरक्षा कारणों से अपनी सुरक्षा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद आपको क्या लगता है कि किन क्षेत्रों से भारत पर इसकी एकता, अखंडता की समझ कोई चुनौती पेश हो सकती है? आपको क्या लगता है? इस समय जो भारत की विदेश नीति है, तो पहले की और आज की परिस्थितियों को देखते हुए जी, उसमें कुछ जरूरी बदलाव हुए हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती पहले भी रही है, अभी भी है और अभी आगे और रहेगी, कि जो मुस्लिम राष्ट्र है, इनका जितना रोल अब तक रहा है, जो आज है, हम इस रोल को कैसे खत्म करें या कैसे कम करें, कैसे नियंत्रित करें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी जो विदेशों में, चाहे वो अफगानिस्तान की स्थिति हो, लेकिन आगे उम्मीद की जा रही है कि जो हमारी विदेश नीति है वो इसमें काफ़ी हद तक कारगर होगी। एक पुरानी कहावत है कि जो घर अंदर से कमज़ोर होता है वही जल्दी टूटता है। तो अगर हम अंदर से अपने को मजबूत रखें, जैसे आप सभी विद्वानों ने बात की, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आ सके। बस आवश्यकता है लगातार सतर्क रहने की और उस पर कार्य करते रहने की। आप तीनों विद्वान, श्री प्रवीण कुमार मिश्रा जी, श्री विनोद भारद्वाज जी और डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी, आप आए, आपसे बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।